हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईसीआई नीति में। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए आज हमारे साथ है राहुल सर। तो इनको आज यहाँ पर बुलाने का एक हमारा उद्देश्य भी है। उद्देश्य ये है कि देखो, जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो ऑफलाइन क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन बना रहता है कि जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से। लेकिन ऑफलाइन में फिर इसका कुछ ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जो स्टूडेंट है वो प्रॉपरली जो अपने डाउट्स होते हैं वो टीचर से अपने शेयर नहीं कर पाता। तो उन्हीं डाउट्स को लेकर के आज हमारे साथ आए कौन, राहुल सर। तो जो आपके मन में डाउट है तो डाउट आपके होंगे, लेकिन जो शब्द है वो किन के होंगे, राहुल सर के। जो आपके डाउट है वो ये मुझसे पूछेंगे और मैं उन डाउट्स का क्या दूंगा, आंसर। तो लेक्चर के बीच में चलते रहेंगे तो थोड़ा सा ये क्या है कि इंटरेक्शन बना रहेगा और आपके जो डाउट है वो थोड़े क्लियर होते रहेंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, सेल बायोलॉजी हमने अभी तक क्या है कि 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने अभी तक जो है 5 डिफरेंस सेल में, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो 5 डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6वां डिफरेंस, वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आज हम। सर आप स्टार्ट करो सर। तो छठवां डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंस। जैसे आपने पहले कॉपी में लिख रखा है डिफरेंस, इधर है यूकेरियोटिक सेल और यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर हमारे छठे डिफरेंस का नाम है सेल वॉल। ठीक है सर। तो जो छठवां डिफरेंस है सेल वॉल का, हाँ सर स्टार्ट करें हम छठवां डिफरेंस। बिल्कुल सर स्टार्ट करो आप। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल वॉल क्या है। कि देखिए, जो हमारे 5 किंगडम सिस्टम है सर, हमने 5 किंगडम सिस्टम का मतलब क्या कि जितने पृथ्वी पर जितने जीव है, हाँ सर। ठीक है, हमने उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वैसे ग्रुप कहना है आपने थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन समझने के व्याप से मैं बोल रहा हूँ कि हमने सभी जो जीव है अर्थ पर, जितने भी जीव है उन सबको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे कि वैसे तो छठवीं की जो कैटेगरी वो भी अभी आ रही है, लेकिन जो हमारी बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं मतलब उसमें, एनसीईआरटी हाँ वाली एनसीईआरटी की जो अब किताब है उसमें सिर्फ क्या कि 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो अभी तक जो 6 किंगडम्स वाला सिस्टम है अगर उसको फॉलो करें ना तो हमारे फिर सारे के सारे जो फंड है वो फिर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लेकर के चल रहा हूँ 5 किंगडम सिस्टम वाला। तो सर हमारे आंसर किस हिसाब से देना होगा, मैं नीट के बिहार से देखेंगे तो किस हिसाब से आंसर सर देंगे? आंसर आपको वही देने हैं जो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। मतलब 5 किंगडम के जी अकॉर्डिंग। बिल्कुल। बिल्कुल सर। जैसे अगर मान लो कि कोई एमएससी कर रहा है बच्चा, लेकिन उसको तो उसी सिस्टम से फिर पढ़ना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि उनको कहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, 6 किंगडम सिस्टम। तो बिल्कुल। अगर वो मान लो कि अगर 5 किंगडम सिस्टम वाला करके आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, गलत होगा। लेकिन हम अगर 6 किंगडम सिस्टम को यहाँ पर क्या देंगे, वरीयता देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। गलत बिल्कुल सर। ठीक है। तो हमने क्या कि जियो को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसमें जो पहली कैटेगरी है, पहले आता है मोनेरा, आता है फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर उसके बाद में आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, और उसके बाद में लास्ट में आता है एनिमेलिया। तो जो सेल के आधार पर अगर हम उनको डिवाइड करें तो जो पहले वाला वन है मोनेरा, मोनेरा वो कौन है, प्रोकैरियोट्स। सर एक मेरा छोटा सा जी डाउट सर। है। जैसे कि अपन एनिमल किंगडम में चलते हैं जी तो वहाँ एक प्रोटोजोआ भी आता है सर, वो तो बोलते हैं कि शुरू यहाँ से होता है। जी सर, प्रोटोजोआ का वो मेन रीजन क्या है कि देखो, ये वो प्रोटोजोआ वो आता है प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में। सर वो एनिमल किंगडम में शुरू सर से। वो बता रहा हूँ मैं, देखो सर क्या है कि प्रोटिस्टा को फिर आगे क्या है कि 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, डाइनोफ्लेजिलेट, क्राइसोपैटा, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड और कौन, प्रोटोजोआ। अब जो प्रोटिस्टा है, क्या बताऊं कि यहाँ से जो मोनेरा है, मोनेरा से क्या बना, प्रोटोज। प्रोटिस्टा बना। अब आगे की जो तीनों की तीनों है कौन कौन, फंजाई, प्लांटी और उसके बाद में एनिमिलिया। ये जो बने ना सर, ये किससे निकले, ये प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा से। तो ये जो तीनों की ओरिजिन हुई ना, हाँ तीनों की, सर। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया की, वो किससे हुई है, प्रोटिस्टा से। अब इन तीनों में किसके कैरेक्टर आने चाहिए सर,
सर इनमें प्रोटिस्टा के कैरेक्टर प्रोटिस्टा कैरेक्टर आने चाहिए। अब प्रोटिस्टा में आता है कौन, ड्राइनोफ्लाजेला, क्राइसोबाटा, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। अब इस प्रोटोजोआ में जो सर है क्या है कि कैरेक्टर किसके जैसे कैरेक्टर होते हैं इसमें ज्यादातर, वो किसके जैसे कैरेक्टर होते हैं, एनिमल जैसे। क्या, क्योंकि प्रोटिस्टा में सभी कैरेक्टर आएंगे, फंजाई के भी आएंगे, प्लांटी के भी आएंगे, एनिमेलिया के भी। लेकिन जो प्रोटिस्टा में या प्रोटोजोआ, इसमें जो ज्यादातर कैरेक्टर वो किससे मिलते जुलते हैं, एनिमल वाले। तो इस प्रोटोजोआ को इसलिए एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है। वैसे ऐसे नहीं है कि ये जो एनिमल किंगडम है उसका जो पहला फाइलम प्रोटोजोआ कभी नहीं होगा, वो तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसके जो कैरेक्टर वो किससे रिलेट करते हैं, एनिमल से रिलेट करते साइड जा रहा है। हैं। जी सर। देखा स्टूडेंट्स, आपने सर ने एक छोटा सा डाउट, हमारे लिए तो बहुत बड़ा डाउट था, वो कितनी आसानी से क्लियर कर दिया। थैंक यू सर आपका जी इसके लिए। जी, तो सर मैं आपको फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको। लो सर। हाँ, तो जो मोनेरा है वो तो किसमें आ गया, प्रोकैरियोट में। और बाकी के जो सारे के सारे हैं वो जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, वो किस में आ गए, यूकेरियोट्स में। अब जब सर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल पहले मैं शुरुआत करता हूँ मोनेरा से, क्योंकि पहला जो हमारा किंगडम है वो मोनेरा है, तो मैं शुरुआत करता हूँ मोनेरा से। तो इसमें जो मेनली मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं सर। सभी सूक्ष्म जीव सर मोनेरा में नहीं आएंगे, सूक्ष्म जीव सर मोनेरा में नहीं आएंगे, मोनेरा में सिर्फ कौन आएगा, बैक्टीरिया। क्योंकि सूक्ष्म जीव हम किनको बोलते हैं, मेनली सूक्ष्म जीव उनको बोलते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे। ऐसे तो फंजाई भी बहुत सारे हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि जो सारे के सारे सूक्ष्म जीव है वो मोनेरा में आएंगे। मोनेरा में सभी सूक्ष्म जीव नहीं आएंगे, मोनेरा में आएगा कौन, सिर्फ ओनली बैक्टीरिया। जी सर। और उसके टाइप्स अंदर। जी सर। तो फिर बैक्टीरिया आएंगे इसमें, लेकिन बैक्टीरिया को फिर हमने क्या कि अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो पहले देखो एक ग्रुप है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सर, यू का मतलब क्या होता है सर, सत्य होता है। तो मतलब सत्य बैक्टीरिया, मतलब ये वो है जिसमें जो थोड़ी सी क्या है कि बैक्टीरिया वाले कैरेक्टर आपको दिखेंगे। लेकिन जो जैसे कि माइकोप्लाज्मा आएगा आगे, तो उसमें क्या थोड़े से कैरेक्टर क्या होते, बैक्टीरिया से हट करके होते हैं उसमें, तो उनको क्या करते हैं हम अलग पढ़ते हैं। लेकिन जो मेनली बैक्टीरिया वाले कैरेक्टर मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे आपको, यू बैक्टीरिया में। ठीक है सर। अब यू बैक्टीरिया सर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेल वॉल के आधार पर। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। एक तो है सर ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो सर देखो मैं डिफरेंस का पहले कारण आपको बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये शब्द कहाँ से आया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच.सी. ग्राम। एच.सी. ग्राम साइंटिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को डाई से रंगा था उन्होंने। तो उसके बेसिस पर उनको दो प्रकार के बैक्टीरिया मिले थे, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। मतलब एक तो जिन्होंने कलर ले लिया था और एक जिन्होंने कलर नहीं लिया। तो जिन्होंने कलर ले लिया वो तो कैसे थे, ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने कलर नहीं लिया वो कैसे हो गए, ग्राम नेगेटिव। ठीक है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है। जी सर। मतलब ये बैक्टीरिया का नाम नहीं है, जैसे कि यू बैक्टीरिया के अंदर आगे जैसे साइनोबैक्टीरिया आ रहे हो, अलग अलग बैक्टीरिया। नहीं 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 सर, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। सिर्फ अपन में क्या किया डाई के आधार पर, डाई के आधार पर अलग अलग कर दिया इनको। तो देखो बच्चों को डाउट होता है सर। जी सर। डाउट है जी, तक पूछ लिया। तो सर यही तो डाउट होता है ना बच्चों के दिमाग में, तो फिर वो क्या था हमारे ऐसे क्लियर होते चलते कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर। तो देखो हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल में बात करें जो एक ग्राम नेगेटिव है, इनमें जो है सेल वॉल दो परतों में डिवाइड रहती है। एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकेन। मतलब दो परतें सेल वॉल होती है, पहली परत होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की और दूसरी लिपोप्रोटीन की। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव वाली है इसमें सिर्फ सेल वॉल की एक परत होती है और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है सर। तो ये तो किसकी बात है, यू बैक्टीरिया की। आगे एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब सर ये माइकोप्लाज्मा देखो जब बच्चों को मैंने पढ़ाया था तो इनको याद भी आ रहा होगा, माइकोप्लाज्मा इनको आपको याद भी आ रहा होगा बच्चों कि माइकोप्लाज्मा किसको बोलते हैं। और मैंने पहले शायद दूसरे लेक्चर में बताया था कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप है जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होती है।
ये अलग से बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप है। देखो ज्यादातर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है सर इनके पास। ठीक है, तो सर मैं आपको देखो एक थोड़ा सा मैं आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो सेल वॉल है, मान लो कि कोई वाटर है, हमने क्या किया, वाटर जो है उसको एक गिलास में भर दिया, ठीक है, तो इसने ग्लास की शेप ले ली। अगर मैंने इसको एक कटोरी में रख दिया तो इसने एक कटोरी की शेप ले ली। तो हमने किया क्या कि जो लिक्विड है उसको एक जो सॉलिड स्ट्रक्चर उसमें पैक कर दिया। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। तो ऐसे क्या होता है कि सेल जो है उसके चारों तरफ एक दृढ़ आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। अब सेल वॉल दृढ़ आवरण, तो वो क्या करेगी, सेल को एक प्रॉपर शेप देगी ना। बिल्कुल सर। लेकिन देखो वो बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, क्या उनकी प्रॉपर शेप हो सकती है क्या सर? नहीं हो सकती सर फिर ऐसे। हाँ, तो सर ये बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन है, तो और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन करके आते हैं कि क्या कि ऐसे आपको दे देगा कि ऐसे बैक्टीरिया पहचानी जिनकी शेप डिसाइड नहीं है, शेप डिसाइड नहीं है। मतलब लेकिन क्या मैं वही पहचाना जिनके सेल वॉल नहीं है। जी सर बिल्कुल। और कि इम्पोर्टेंट बात सर आप ऐसे बता रहे हो कि बैक्टीरिया भी होना चाहिए वो। जी सर, क्योंकि एक डाउट ये आ जाता है क्योंकि जहां पर हमारी एनसीईआरटी है वहां पर बैक्टीरिया की 4 प्रकार की शेप दे रखी है, 4 प्रकार की शेप दे रखी है, लेकिन 5वीं प्रकार की ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ऐसा लिख रखा हो कि इनकी कोई शेप आकार आकृति निर्धारित नहीं होता है। लेकिन वो फिर हमको अपने क्या कि माइंड से क्या कि आंसर डेवलप करना पड़ता है कि जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है। लॉजिकली क्वेश्चन बन जी जाएगा सर, ये सर। लॉजिकली क्वेश्चन है। तो जिनके पास सेल वॉल ही नहीं होगी तो उनका जो ये जो जीव द्रव्य चारों तरफ से निकला रहेगा, तो इनकी जो है सेल शेप जो है वो डिसाइड नहीं होती। ठीक है सर, तो मैं आप बच्चों को यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा भी देता हूँ कि इनकी जो शेप है वो डिसाइड डिसाइड नहीं है। ठीक है सर। अब जो तीसरा ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो तीसरा ग्रुप है वो है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और इसको हम बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको आद्य जीवाणु, आद्य जीवाणु। सब सर आद्य का मतलब ये होता है कि पुराने टाइप का, मतलब जो शुरू शुरू में बना था बैक्टीरिया। और ऐसा माना जाता है कि जब जो नेचर है उसमें जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तब उसमें पहले बना कौन था, बैक्टीरिया में कौन बना था, आर्की बैक्टीरिया। सॉरी सर, आर्की बैक्टीरिया बना था। अब सर हम ऐसा अज्यूम करें कि जब लाइफ शुरू हुई तो उस टाइम हम चले जाए तो हमको कैसा वातावरण देखने के लिए मिलेगा सर? सर मुझे लगता है कि वहाँ तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं, जी सर। एनवायरनमेंट भी नहीं होगा, जी सर। मतलब इनफेवरेबल कंडीशन होगी आज के कंपेयर में सर। जी सर, जैसे कि सर, तो सर इनको स्पेसिफिक कुछ मॉडिफिकेशन भी जी रखने सर, पड़ेंगे। जी सर, इसके कुछ स्पेशल करेक्टर आएंगे। जैसे कि हम देखें कि हमने क्या किया, अज्यूम किया, हम चले गए करोड़ों वर्ष साल पर, करोड़ों साल पहले चले गए, करोड़ों साल पहले चले गए। तो इसका भी सर एक रीजन है, मैं बोल रहा हूँ करोड़ों साल पहले, क्योंकि जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर आएगा ना सर, हाँ सर। तो वहां पर भी अलग अलग थ्योरी दी गई है अर्थ के जो निर्माण है और जो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण, इसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। कुछ तो जैसे कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसे बोला जाता है कि जो पृथ्वी है सिर्फ 400 साल पुरानी है सर, 4000 साल पुरानी है सर। विशेष सृष्टिवाद के सिद्धांत जी की सर, बात कर रहे हो जी सर, वही वही कि 4000 साल पुरानी, लेकिन वो क्या है थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं सर, वो पूरा ही गलत। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो पृथ्वी हमारी वो बहुत साल पुरानी, करोड़ों साल पुरानी है हमारी। तो करोड़ों साल पहले चले गए हम। अब हम क्या देख रहे हैं सर, चारों तरफ क्या है कि लावा दिख रहा है हमको, लावा दिख रहा है, और जो हमारा एनवायरमेंट है वो क्या है, अत्यधिक गर्म है, अनफेवरेबल कंडीशन है, जहां पर हम जैसे जो जीव है अगर हम वहां पर चले जाए तो हमारे से हड्डियां भी बाहर नहीं आएंगी, है ना सर? हाँ सर। तो ये शुरू शुरू में बने थे तो इनके पास कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर होने चाहिए जिसके कारण ये उस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करे, सर्वाइव कर सर्वाइवल सके। कर तो सके। इस कारण जो इनकी जो सेल वॉल है, जो इनके जो सेल वॉल है वो स्पेशल टाइप की क्या होती है, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, या फिर जटिल ग्लाइकोप्रोटीन, स्यूडोम्यूरिन या जटिल ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिस कारण सर ये अत्यधिक टेम्परेचर में भी क्या करके रखती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती सर मेरे एक छोटा सा डाउट है। आ जी रहा सर। है, जैसे मैंने एनसीईआरटी काफी बार पढ़ी है, जैसे वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया का नाम नहीं है सेल वॉल में, जी सर। सेल बायोलॉजी के अंदर दे रखा है जी। कि इसकी बनी होती है, इसकी बनी होती है, जैसे उसने रख रखा है कि बैक्टीरिया दे रखी है,
तो जी सर। बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन दे रखा है। जी यस सर, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो सर आप। जी सर, इसका पढ़ाने का रीजन ये है कि सर ये जो एनसीईआरटी वाला हमारा जो सेल बायोलॉजी वाला है, हाँ तो सर, वहां पर सिर्फ सिर्फ का एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। मतलब सर आप अलग अलग चैप्टर में उसमें ला जी रहे हो ये सारे के जी सर, सारे। जैसे हमने मैंने डाइवर्सिटी को भी लेकर के आए हैं उसको। हाँ सर, ठीक है, तभी। तो सेल बायोलॉजी मैंने पहले भी स्टूडेंट को बताया कि सिर्फ हम यहाँ पर आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, हम आपको सब्जेक्ट समझाना चाह रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी लाइन है कि हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, हम आपको सब्जेक्ट समझाना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम ऐसे देखना चाहिए कि जैसे मैंने बच्चों को पहले ऑफलाइन में क्या किया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई थी सर। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाने का क्या है, मेरा एक ट्रेंड रहता है कि जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें 7 चैप्टर है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जब कंप्लीट होती है ना 7 चैप्टर, तो उसके साथ 2 चैप्टर और चलते हैं मेरे, एनिमल किंगडम और एनिमल टिश्यू। तो जब तक वो 7 चैप्टर कंप्लीट होंगे ना, तो वो 2 चैप्टर वो 75% तो मैं वहीं पर क्लियर करवा देता हूँ। तो सर इसका मतलब जैसे अपन मान लो कि ये डिफरेंस डिफरेंस भी मैंने पढ़ लिए, जी सर। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में पूरी बायोलॉजी आ जी सर, जाएगी। पूरी बायोलॉजी रन करेगी, 30% बायोलॉजी तो इसी धन्यवाद चैप्टर में सर, करा आपका देंगे सर। थैंक्स सर इस तरह से पढ़ाने के लिए हमें। हाँ, तो ये सर किसकी बात होगी, हमारी मोनेरा और प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी। सेल वॉल अलग अलग सब प्रकार की हमको क्या देखने मिल रही है, सेल वॉल। जैसे यू बैक्टीरिया में 2 प्रकार के ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकेन की देखने मिलेगी, और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोप्रोटीन की। और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये शेप इनकी डिसाइड भी नहीं है। और तीसरे आर्की बैक्टीरिया मतलब आद्य जीवाणु, इनमें स्पेशल टाइप की सेल वॉल मिलेगी, जो किसकी बनी थी, स्यूडो म्यूरिन। सर मेरे एक छोटा सा डाउट आ रहा है, जी सर। तो मेरा ऐसा बोलना गलत हो सकता है क्या कि सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी बैक्टीरिया में तो सेल वॉल पाई कैसे जाएगी, जैसे माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं। मतलब मेरा गलत हो जाएगा इससे। जी सर, ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, बिल्कुल गलत रहेगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ अधिकांश बैक्टीरिया अधिकांश में। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, कुछ बिल्कुल। बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं सर होती। ये छोटा सा डाउट था, क्या अधिकांश मोस्टली। हाँ, कि जैसे कि सर ऐसे कि हम अगर ये ऐसे बोले कि सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल है, और एक स्टेटमेंट ये लिखता हूं कि मुख्यतः सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल है। मतलब सर ये नीचे वाला स्टेटमेंट सही है। हाँ, एक शब्द लगाने, देखो सर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत सही हो जाएगा, और ये एक न लगाने से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो मैं 4 क्वेश्चन दे करके जाएगा, 4 नंबर दे करके जाएगा, और ये हमारे 5 नंबर लेकर के जाएगा सर। हाँ सर। जी सर, ये बहुत ही डिफरेंस होता है कि जैसे कि हम जैसे राजस्थान में पढ़ा रहे हैं सर, तो पिछली बार क्या था कि आरबीएससी किताब चलती थी। हाँ सर। जी सर, आरबीएससी के नाम की किताब चलती थी, और जो सेंट्रल लेवल पर जो नीट की एग्जाम उसमें चलती है सर एनसीईआरटी। ठीक है, हम तो सर अच्छी तरह से जानते हैं कि एनसीईआरटी लिए जो नीट की एग्जाम देते हैं उनके लिए एनसीईआरटी क्या है। माई तो बाप बोलते जी हैं। सर, माई बाप है एनसीईआरटी। तो क्या है कि जो एनसीईआरटी है किताब छोटी सी है सर, और वो आरबीएससी वाली किताब मोटी सी है। ये छोटी सी वो मोटी सी है, लेकिन सर आप तो पढ़ाते हो, आपने सर इतने साल नीट की तैयारी भी की है, और आपका तो इस बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपका तो इस बार नीट में सिलेक्शन भी हो गया, आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज मिले। और मैं तो चाहता हूँ कि आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाए कि आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस वहाँ पर मिल सके। धन्यवाद सर आपका। हाँ, तो जैसे कि एनसीईआरटी किताब छोटी सी है, तो लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है सर वो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है सर। और जो आरबीएससी वाली है ना, वो ऐसी किताब है कि खुली किताब है आपके सामने। तो उसमें क्या है कि टीचर तो स्टूडेंट के समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसमें जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो उसकी डेवलप नहीं हो पाती मतलब सर। सर हम ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो दिमाग साथ रखना जी, पड़ेगा। दिमाग साथ में रखना पड़ेगा, और बिना आर टीचर के आप एनसीईआरटी को नहीं और समझ सकते। आरबीसी के लिए आपको ना दिमाग को बाहर रखना पड़ेगा। जी सर। मतलब रट्टाफिकेशन है जी उसमें। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तभी सर मैंने देखा था वो, फिर मुझे तो अच्छी नहीं लगी। उसमें क्या शुरू शुरू में जैसे 15-20 के साइंटिस्ट का चैप्टर ही बना दिया शुरू शुरू में। जी सर। 2-4 पेज खराब कर दिए, फिर जी साइंटिस्ट अलग से याद करेंगे तो काफी जी कॉम्प्लिकेटेड सर, हो जाएगा सर। ऐसा ही एनसीईआरटी की यही तो खास विशेषता है। जैसे कि मैं तो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी क्या कि जब इनऑर्गेनिक का मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, यदि इनऑर्गेनिक की जो किताब है ना एनसीईआरटी, उसको सर जितनी भी बार पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे आपको एक ना एक शब्द तो आपको हमेशा नया देखने मिलेगा ही। हाँ सर, ये टर्मिनोलॉजी हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो जी बायोलॉजी के अंदर भी यूज होती है कि एनसीईआरटी क्या है कि डायमंड की तरह है। जी, जितना आप चमकाओगे मतलब कि तराशोगे उसको। और चमक जाएगी वो। जी सर, देखिए सर, हाँ तो देखिए बच्चों, अगर आपको एनसीईआरटी को समझना है तो हमारे साथ फॉलो कर लें। आप उसको सेल्फ प्रिपेयर करके उसको रट सकते हो, लेकिन उनको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे सर।
तो ये किसका देख लिया हमने, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसके हमने जो अलग अलग जितने भी कैरेक्टर उसको देख लिए। तो हम आगे देखेंगे इसको सेल वॉल किसकी, वो देखेंगे हम यूकेरियोट्स की। ठीक है सर, तो यूकेरियोट की सेल वॉल देखेंगे। तो पहले देखो सर, यहाँ पर मोनेरा हो गया, हम अभी किसको स्टार्ट करेंगे, हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा लिख दिया सर मैंने। अब प्रोटिस्टा में भी कौन कौन आता है सर, प्रोटिस्टा में आता है डायनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड। मैं पूरे आधे इनका से पहला शब्द लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिख लो। डायनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रखा है। डायनोफ्लेजिलेट आप इसको पूरा लिख लो, आप यहाँ पर मत लिखो, इसको कॉपी को ऊपर ऊपर लिखोगी। प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में डिवाइड करा है, डायनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। तो पहले देखो हम उठाते हैं डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है सर। अब जो डायनोफ्लेजिलेट की जो सर सेल है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की। हाँ सर, मुझे याद आ रहा है ये एनसीईआरटी की जैसे डायनोफ्लेजिलेट शुरू करते ही फर्स्ट लाइन जी है सर, ये, जी सर, बिल्कुल। वहाँ अब से ये देखो प्लांट हमको डाइवर्सिटी कहाँ पर में। प्लांट डाइवर्सिटी का जो जो सेकंड चैप्टर है वहां पर ये लाइनें देखने मिलेगी, लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ पर डिफरेंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ही पढ़ना पड़ेगा इनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेलुलोज की बनी रहती है। तो मतलब सर आप ये पढ़ा रहे हो और मुझे वो फ्री में मिल रहा है वहाँ जी से। सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखा सर की महिमा। तो मुख्यतः सेलुलोज की बनी रहती है, लेकिन बहुत बहुत एक मैंने डबल स्टार डाल दिया यहाँ पर कि जो इनकी सेल वॉल है वो प्लेटों में भी विभाजित रहती है, विभाजित रहती है। इस कारण ये कवच युक्त दिखाई पड़ते हैं सर, कवच युक्त दिखाई पड़ते हैं। जैसे सर मान लो कि मैंने एक रफ डायग्राम बनाया कि ये सेल वॉल ऊपर से देख रहे हैं, कोई बैक्टीरिया है, हम सॉरी बैक्टीरिया नहीं, प्रोटिस्ट है, उसको हमने ऊपर से देखा, लेकिन जो इसकी सेल वॉल है ना वो सर ऐसे प्लेट्स में, छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड रहती है। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे ना तो ऐसे दिखेगा जैसे कोई जाल की जैसी संरचना है ना, तो जाल की जैसी संरचना दिखे तो इस कारण इसको ये कवच युक्त दिखाई पड़ते हैं सर। तो ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। तो ये तो किसकी बात हुई, सिर्फ डायनोफ्लेजिलेट की बात हुई। और सर इसके साथ ये मुख्यतः भी इम्पोर्टेंट है क्या सर? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर। जी, अब दूसरा जो है वो है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। अब क्राइसोफाइटा में सर 2 प्रकार के प्रोटिस्ट आते हैं, एक तो कौन, डाइटम, और एक आता है सर डेस्मिड। डाइटम आता है और एक सर डेस्मिड आता है। ठीक है, अब क्राइसोफाइटम सर वैसे तो देखो सेल वॉल की बात चल रही हमारी, लेकिन जब सब क्राइसोफाइटा की बात आई गई है तो मैं कुछ इसके बारे में 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा जो सर। जैसे एनसीईआरटी में है सर। जी सर, एनसीईआरटी में देखो पहली बात तो ये कि क्राइसोफाइटा, एनसीईआरटी का जहां पर पैराग्राफ है सर क्राइसोफाइटा का, उसका जो सर आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन का भी आखिरी जो शब्द है क्या लिख रखा है सर, कि जो क्राइसोफाइटा समुद्र के मुख्य उत्पाद माने जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो शायद आया था 2000 नीट 2018 में आया था ये, कि सुनिए कि समुद्र के मुख्य उत्पाद कौन है। तो समुद्र के मुख्य उत्पाद कौन है सर, क्राइसोफाइटा। और समुद्र के मुख्य उत्पाद होने का कारण भी मैं लास्ट में बताऊंगा इसको, पहले मैं स्टूडेंट को लिखवा देता हूँ कि समुद्र के मुख्य उत्पाद। ठीक है सर, एक लाइन तो ये हो गई, और एक लाइन और मैं बताना चाहूंगा डाइवर्सिटी की, कि क्या वो ये जो डाइटम है ये तो होते हैं लवणीय जल में, लवणीय जल में, और ये जो डेस्मिड वाले हैं सर ये होते हैं स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जल। तो डाइवर्सिटी की देखो सर, इसके बारे में क्राइसोफाइटा में वैसे तो 5-6 लाइनें लिख रखी है, तो दो लाइनें तो हमने ये देख ली कि समुद्र के मुख्य उत्पादक, और एक जो डाइटम वो कैसे होते हैं, लवणीय जल में रहते हैं, और जो डेस्मिड वो कैसे है, स्वच्छ जल में रहते हैं। ठीक है सर, अब आगे वाला हम सेल वॉल की बात करें, इनके सेल वॉल,
वैसे तो सर सेलुलोज की बनी रहती है। सेलुलोज की बनी हुई सर सेल। लेकिन देखो इनकी सेल में क्या है कि ये जैसे मान लो कि सेलुलोज है, बीच बीच में क्या है कि इसे सिलिका के कण पाए जाते हैं। सेलुलोज की बनी हुई वैसे तो, लेकिन बीच बीच में क्या पाए जाएंगे, सिलिका के कण पाए जाएंगे। और सिलिका के कण पाए जाने के कारण इनकी जो सेल है वो कैसे दिखाई पड़ती है, कि ऐसे दिखाई पड़ेगी जैसे सिलिका की बनी हुई हो। बनी किसकी सर, सेलुलोज की, लेकिन बीच बीच में कण किसके पाए जा रहे हैं, सिलिका के। तो इस कारण ऐसे एनसीईआरटी में लिख रखा है सर कि इनकी जो सेल वॉल है, या एनसीईआरटी में या फिर जो कोई सा भी मॉड्यूल स्टूडेंट पढ़ेंगे वहां पर अच्छी तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी हुई दिखाई पड़ती है, बनी नहीं होती, दिखाई पड़ती है। और जब क्या होता है कि सर ये मान लो कि क्राइसोफाइटा है कोई, तो इनकी क्या हुई, डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में क्या होता है कि जो सिलिका है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता। और अपघटन नहीं होने के बाद में क्या होता है, समुद्र के नीचे तल में क्या होती है, बैठती रहती है। ठीक है, तो बैठती रहती है तो क्या नीचे क्या बनाती है, सिलिकेटेड मृदा का निर्माण कर लेती है, या फिर डायटमी मृदा बोलते हैं उसको। ये इनके तो क्या डेथ हुई, लेकिन जो इनकी सेल वो है ना वो काफी क्या रिजिड है। इस कारण जो ये इनकी जो सेल वॉल वो नीचे क्या होगी, पेंदे में, समुद्र के पेंदे में नीचे जमा होती रहेगी। और क्या बनाती है, डायटमी मृदा का निर्माण कर लेती है, फिर जो सिलिकेटेड मृदा बोलते हैं उसको, उसका निर्माण कर लेती है। और उसका जो निर्माण करने के बाद में उसका जो उपयोग है ना सर, वो जो पॉलिश करने में, तेल और सिरप के निस्यंदन में किया जाता है सर। ठीक है सर, तो मैं वो स्टूडेंट को यहाँ पर लिखा देता हूँ। और एक और बात, कि जो इनके जो सेल वॉल है, इनके सेल वॉल सर जैसे कि साबुनदानी होती है सर, साबुनदानी ऐसे, जैसे ये साबुनदानी है। साबुनदानी तो सर स्टूडेंट ने भी देखी होगी, आपने भी देखी होगी। जो इनको जो सर सेल वॉल है वो साबुनदानी के समान दो अर्धांशों में डिवाइड रहती है, दो अर्धांशों में विभाजित, दो अर्धांशों में विभाजित रहती है सर। एक तो सेल वॉल किसकी बनी, सेलुलोज की। और इनकी जो सेल वॉल है वो साबुनदाने के समान दो अर्धांशों में विभाजित रहती है। और एक पॉइंट जो मैं इनको अभी आपको बता रहा था कि इनकी सेल वॉल के मध्य सिलिका के कण पाए जाते हैं सर। सर ये मुझे सही नहीं दिख रहा, तो आप अच्छी तरह से लिख दो सर, तो सर बच्चों ये को भी। सिलिका है सर, सिलिका, सिलिका। ठीक है, वैसे तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो मैं एक बार क्या रीडिंग लगा कर बता दूंगा। तो सिलिका के कण पाए जाते हैं, ये कण है, कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि बोर्ड भर गया है तो आप ऊपर वाले से उसको नोट कर लो, फिर जो नीचे वाले ना मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो सर आप थोड़ा सा साइड सर में हो एक जाइए। मिनट, जी। मैं आपके जितना पढ़ाया जितना जैसे क्राइसोफाइटा पढ़ाया आपने, जी तो मैं बच्चों को ऐसे बोल दूं कि सर्टिफाइड हो जाए बच्चे कि आपका क्राइसोफाइटा है ना, ये यहीं कंप्लीट हो गया जी पूरा। बिल्कुल, डाइवर्सिटी में इस क्रायोसोबाटा में इतना ही है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब मुझे क्रायोसोबाटा फ्री तो में यहीं मिल पर गई करें ये जी तो। सर, डाइवर्सिटी तो फ्री में मिल गई है यहाँ मैं तो सेल बायोलॉजी तैयार कर रहा था, तो मुझे मुझे ना साथ के साथ ऐसे ही पर। मिल जी गई। जी सर बिल्कुल। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तो जी आप बच्चों नोट डाउन करो इसे। हाँ, तो सर इसके बाद हम पॉज कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में हम इसको रफ कर देते हैं सर। पूरा सर। तो देखो यहाँ पर लिखा था इनके सेल वॉल के मध्य सिलिका के कण पाए जाते हैं। तो आगे देखो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सिलिका के कण पाए जाते हैं, इस कारण क्राइसोफाइटा में चल रही है, इस कारण इनकी सेल वॉल को सर एक अलग से नाम दे दिया हमने, सेल वॉल को शेल, SHELL, या फिर फ्रस्टल बोलते हैं सर इसको। ठीक है सर, अलग से नाम डिफाइड कर दिया कि शेल या फ्रस्टल कहा जाता है। और वो पॉइंट जो मैंने बताया था ना, मृत्यु के बाद में इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो इनकी मृत्यु के बाद, डाइट में मृदा का निर्माण हो सकता इनकी मृत्यु के बाद ये डायटमी
मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग पॉलिश करने में तथा तेल व सिरप के निस्यंदन में करते हैं। मतलब फिल्ट्रेशन। जी सर, बिल्कुल फिल्ट्रेशन। तो सर ये क्या है कि शुरू में एक लाइन लिखी थी ना, समुद्र के मुख्य उत्पाद है, तो उस लाइन का मीनिंग यहाँ से निकल कर आता है कि देखो सर इससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं कि पॉलिश करने में उपयोग हो रहा है, सिरप और तेलों के निस्यंदन में फिल्ट्रेशन में उपयोग हो रहा है, इस कारण इनको क्या बोलता है, समुद्र के मुख्य उत्पाद। तो देखिए सर हमने आज क्या क्या समझा कि पहली बात तो सेल वॉल में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके सेल वॉल के बारे में तो पूरा देख लिया हमने। उसके बाद में हमको पढ़ना था यूकैरियोटिक सेल वॉल, तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। हमने स्टार्ट किया था डायनोफ्लेजिलेट की पढ़ ली, क्राइसोफाइटा की पढ़ ली, तो क्राइसोफाइटा के बारे में पूरा का पूरा हमने सेल वॉल को पढ़ लिया। अब आगे हमको पढ़ना क्या है अगले लेक्चर में, एक तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, यूग्लिनोइड से सर स्टार्ट करें क्या करेंगे सर, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ में तो क्या सेल वॉल होती नहीं सर, ठीक है। तो यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ में तो सेल वॉल होती नहीं सर। ऐसा करते हैं कि हम लेक्चर को क्या करते हैं कि इसको प्रोटिस्टा के साथ खत्म कर दे सर, 2-3 लाइनें बिल्कुल सर। जी सर। तो ये तो किसकी बात होगी सर, क्राइसोफाइटा के बारे में हमने कंप्लीट बात देख ली। उसके बाद में अगली है तीसरी यूग्लिनोइड, और चौथे नंबर पे आता है प्रोटोजोआ। जैसे सर शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से कि प्रोटोजोआ को वहां पर क्यों पढ़ा जाता है, कि देखो सर प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है और एनिमल में भी सेल वॉल नहीं, सॉरी सेल वॉल, तो सेल वॉल यहाँ पर भी नहीं और सेल वॉल वहां पर भी नहीं, तो इस कारण इसको देखो कैरेक्टर से रिजेंबल कर रहे हैं ना। तो यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ दोनों में सेल वॉल एब्सेंट रहती। और 5वें नंबर पर जो आ रहा है सर स्लाइम मोल्ड, इसमें भी सर वैसे तो सेल वॉल एब्सेंट ही रहती है, लेकिन एक जगह पर सेल वॉल देखने मिलती है, इसकी जो कायिक अवस्था है ना, कायिक अवस्था में तो सेल वॉल देखने नहीं मिलेगी, लेकिन जब इसकी सर जननिक अवस्था आती है, जननिक अवस्था जिसमें क्या करता है सर, बीजाणुओं का निर्माण करता है, बीजाणुओं का क्या करता है निर्माण, तो इन बीजाणु के चारों ओर क्या देखने मिलती है, सेल वॉल देखने मिलती है सर। तो सिर्फ वैसे तो इनमें भी सेल वॉल लगभग क्या एब्सेंट ही है, लेकिन जब सर ये जनन करता है ना, उस दौरान क्या करता है, बीजाणु का निर्माण करता है, स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर क्या इस तरह एक रिजिड संरचना रहती है जिस पर टेम्परेचर का, हाई एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ सकता, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें से क्या सर स्पोर निकल कर क्या करते हैं, वो जर्मिनेट कर लेते हैं। मतलब सर ये इसकी विपरीत कंडीशंस को जी गुजारने सर, के लिए इंपॉर्टेंट होती है। विपरीत कंडीशन को उससे बचने के लिए चारों तरफ क्या कर लिया, सेल वॉल का निर्माण। तो वैसे तो कायिक अवस्था में सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन जननिक अवस्था में जब बीजाणु बनेंगे तो सेल वॉल देखने मिलेगी। तो हमने क्या किया सर, प्रोटिस्टा को तो आज कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक सेल वॉल में अंतर खत्म नहीं हुआ सर, क्योंकि हमने सेल वॉल में यहाँ पर तो प्रोकैरियोटिक तो पूरे देख लिए, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल उसमें प्रोटिस्टा को पूरा देख लिया, मतलब फंजाई बचा, प्लांटी बचा और एनिमल बचा। एनिमल में जैसे आपने कहा कि पाई नहीं जाती, तो जी सर, 2 मान लूं मैं कंफर्म इनके। जी सर बिल्कुल। फिर उसके बाद सही हो गई जी तो सर, ये सब हमारा टॉपिक क्या खत्म होगा, लेकिन आज तो ये खत्म नहीं हो पाएगा, तो हम अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सर। जी सर, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आपको मजा आएगा राहुल सर के साथ। आपके जो जितने भी आपके डाउट रहे होंगे आपको वो क्लियर होंगे, तो हम भी आके अगले लेक्चर में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है सर, ओके।